औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है जी अकाउंटिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये भी एक बात अपनी जगह पर सही है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है या कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनको ऐसा लगता है कि इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर नहीं हो पाती। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि ना हम इसको आसान और इंटरेस्टिंग वे में करने की कोशिश करें। अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इसके कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, ताकि फिर हम अकाउंटिंग की जो असल पर्पस है और उसके फिर जो फंक्शनैलिटी है, उसका मैकेनिज्म है, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये वाला जो इंशाल्लाह ताला लेक्चर है अकाउंटिंग का, ये जब आप इसको पूरा कर लेंगे, जितने भी 4-5 लेक्चर्स होंगे, तो इसके करने के बाद आप बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, इसकी मेथड क्या है, उस मेथड से आगे फिर उसके जो कुछ फंक्शनल चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला उसको आप कर सकेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हर लेवल के ऊपर ये जो अकाउंटिंग जो बच्चे भी चाहे 11वीं में पढ़ते हैं या सीए के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये भी चीज़ ज़हन में आपने रखनी कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, यानी कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि अकाउंटिंग वर्क कैसे करती है, तो आपके लिए अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करना, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना इन द रियल टाइम आसान हो जाता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले आपने बुनियादी तौर पर दो चीजों को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो इकोनॉमिक रिसोर्स, और दूसरा है ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स को हम यूं डिफाइन करते हैं कि एनी रिसोर्स विच फुलफिल्स अ ह्यूमन नीड। अब इंसान की अगर आप देखें तो नीड्स और वांट्स क्या है? नीड्स एंड वांट्स से मुराद ये कि ह्यूमंस की कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो उसकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर वो चीजें पूरी नहीं होंगी तो वो उसकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये नीड एंड वांट्स की एक तो नेचर ये कि ये जब अराइज होती हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी होके फिर रीअकर हो जाती हैं। तो हम अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं हमारी मुख्तलिफ नीड्स हैं। जैसे देखिए, भूख, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें शेल्टर चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, और ये हर एक को चाहिए। अब वो वाला जरिया जिससे हमारी एक नीड पूरी होती है उसको हम कहते हैं रिसोर्स। उसको क्या कहते हैं जी? हम रिसोर्स। जैसे भूख लगी है तो आप कुछ खाना खाएंगे, कोई आपने रोटी खा ली, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, ब्रेड खा ली, चाय पी ली, ये वो चीजें जो आपकी हंगर नीड्स को पूरा करती हैं। इसी तरह से आपको प्यास लगी, आप पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, शेल्टर चाहिए आपको, उसके लिए वो जरूरत कैसे पूरी होगी? वो घर से पूरी होगी, घर बनेगा या कमरा है, जो भी है। इसी तरह से एजुकेशन है, हेल्थ है। तो ये तमाम चीजें हमारी क्या हैं जी? ये हमारी नीड्स एंड वांट्स है। इन नीड्स एंड वांट्स को अगर हम थोड़ा सा समरी वे में ब्रीफ करना चाहें तो हमें पता चलता है कि जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो बुनियादी तौर पर जो रिसोर्सेज हैं उनसे पूरी होती है। लेकिन वो जो रिसोर्सेज हैं वो दो शक्लों में होते हैं, या तो वो गुड्स की शक्ल में होंगे या सर्विसेज की शक्ल में। जैसे हमने अभी एग्जांपल को डिस्कस किया है जी, गुड्स जो है वो आपके जैसे फूड है वो गुड्स हैं, सर्विसेज टीचिंग सर्विसेज हो गई, डॉक्टर की सर्विसेज हो गई। तो ये क्या है जी? ये मुख्तलिफ तरह के रिसोर्सेज। अब हम थोड़ा सा जरा एक सिनेरियो में जाते हैं कि जहां पर हम देखते हैं कि एक हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल लेते हैं कि दो शख्स हैं ए और बी, और यहाँ पर बार्टर ट्रेड सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब बार्टर ट्रेड सिस्टम में क्या होगा? बार्टर ट्रेड सिस्टम में ये होगा कि अगर ए, दो लोग हैं जी, ए और बी, ए राइस बनाता है और बी वीट बनाता है। अगर ए को वीट चाहिए तो वो उससे वीट मांगेगा, लेकिन बी उसके बदले में राइस मांगेगा। तो अब यहां से हमें पता चला कि देखें, ये राइस और वीट ये दो रिसोर्सेज हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर किसी ह्यूमन नीड को पूरा कर रहे हैं। तो अगर ए को वीट चाहिए तो ए को राइस देने होंगे, अगर बी को राइस चाहिए तो उसको वीट देनी होगी ए को। तो यहां से हमें पता चलता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिसोर्सेज वर्सेस इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये दो अलग अलग चीजें हैं, रिसोर्सेज वर्सेस इकोनॉमिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो चीजें हैं जिनके लिए आपको
उनको हासिल करने के लिए कोई खुद से रिसोर्स किसी को देना नहीं पड़ता। जैसे हवा, आमतौर पर आप हवा के अंदर आप सांस ले रहे हैं, आपको इसके बदले में कोई ऐसा किसी को रिसोर्स नहीं देना। बट अगर आपको राइस चाहिए मार्केट से फॉर एग्जांपल, तो आप जाएंगे, तो आप शुक्र से जब राइस लेंगे तो आपको उन्हें पैसे पे करने हैं। आपने इसी तरह से पेंसिल खरीदी, आपको उसको पैसे पे करने हैं। अगर अगर आप खुद एक टीचर हैं, आप पढ़ाएंगे जिस बच्चे को या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो आपकी इन सर्विसेज के अगेंस्ट आपको कुछ पे कर रहे होंगे। तो यहाँ से जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन जो बनती है, रिसोर्स विच कवर्स एनी नीड और वांट। लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको हासिल करने के लिए आपको भी इकोनॉमिक रिसोर्स इन एक्सचेंज देना है। तो यहाँ तक अगर हम थोड़ा सा सम अप करें तो हमें पता चला कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो आप एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। पहली बात एक्सचेंजेबिलिटी होती है, नॉट फॉर फ्री। नॉट फॉर फ्री, ये आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, आपको इसके बदले में किसी को कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ही देना होगा। जैसे आपको घर खरीदना है तो आपको उसके बदले में पैसे पे करने, तो इट मीन्स ये जो कैश है, कैश इज अ इकोनॉमिक रिसोर्स, अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। इसी तरह से हाउस जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्स। तो अब अकाउंटिंग क्या करेगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक रिसोर्स का आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इकोनॉमिक रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जो किसी ह्यूमन नीड को फुलफिल करते हैं और जिनको हासिल करने के लिए आपको भी उसके बदले में एक इक्विवेलेंट इकोनॉमिक रिसोर्स देना पड़ता है। जैसे हम एक थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। फर्स्ट कर लेते हैं जी, हम कहते हैं जी अहमद एग्रीड टू बाय अ मोबाइल फ्रॉम अल्फा शॉप फॉर ₹50,000। अब देखिए अहमद क्या है जी, अहमद एक पार्टी है, ये आ गया अहमद साहब और ये आ गया एक अल्फा शॉप, दिस इज अनदर पार्टी। अहमद को मोबाइल चाहिए, ही नीड्स मोबाइल, ठीक है जी, और इसको चाहिए कैश। तो अहमद के पास है कैश, ये है इनकी नीड, ठीक है, ये इकोनॉमिक रिसोर्स की फॉर्म में आ गया। और इसका रिसोर्स क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स, इसके पास है कैश, इसके पास है मोबाइल। अब अगर अहमद को मोबाइल चाहिए तो इसको इसे कैश देना होगा, फिर इसके पास मोबाइल आएगा, ठीक है। और ये फिनोमिना हम हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर देख रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि हम कहें कि हम कोई बहुत डिफिकल्ट बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अभी तक हमने इकोनॉमिक रिसोर्स को अंडरस्टैंड किया। अब हम थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं ताकि जो है ना हमें पता चल सके कि हम इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। देखिए अकाउंटिंग को समझने के लिए हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में ये बात की थी कि दो बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना और उसकी एप्लीकेशन तभी समझ आएगी जब हम उसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहली चीज़ थी इकोनॉमिक रिसोर्स, जिसको हमने स्टडी कर लिया और हमने यहाँ से ये फाइंडिंग निकाली, ये अंडरस्टैंडिंग निकाली कि इकोनॉमिक रिसोर्स एनी रिसोर्स which fulfills a need, which fulfill a need or want। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सबसे अहम टॉपिक है जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है वो है जी ट्रांजैक्शन। आपको इसको इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंड करना कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, हम इसको ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अब हम आ जाते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये समझना है कि ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है जी an exchange of economic resource between two parties, between two parties, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है कि
दो पार्टीज जो आपस में इकोनॉमिक रिसोर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक इकोनॉमिक रिसोर्स देगी और उसके बदले में कोई इकोनॉमिक रिसोर्स उससे लेगी। इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। अभी मैं इसको जरा आपके सामने करता हूँ। देखिए एग्जांपल क्या है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम इसकी जरा फीचर्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि हमें ट्रांजैक्शन का सही कॉन्सेप्ट समझ आ सके। मिस्टर ए agreed to buy a laptop from Royal Computers for cash rupees 100,000। ठीक है, हमने कहा कि एक शख्स है जिसका नाम है मिस्टर ए, उसने रॉयल कंप्यूटर्स के साथ ये मुआहदा कर लिया कि जी मैं आपसे एक कंप्यूटर बाय करूंगा और लैपटॉप बाय करूंगा और इसके बदले में आपको कैश दूंगा। अब देखें यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स लैपटॉप, और एक इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है, कैश। तो यहाँ इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए और यहाँ पे आ गया रॉयल कंप्यूटर्स। मिस्टर ए इसको क्या प्रोवाइड करेगा, इसको देगा कैश और इस कैश के बदले में ये कैश को प्रोवाइड करेगा लैपटॉप। अब ये दोनों इकोनॉमिक रिसोर्स है, तो ये एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी अरेंजमेंट जहां पर हम कहते हैं कि जी दो पार्टीज आपस में एग्री कर लेती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपको इसकी समझ आएगी ना तो फिर इंशाल्लाह आपको अकाउंटिंग की जो बेसिक बातें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। देखें सबसे पहली बात, टू पार्टी रिलेशनशिप हो गई, टू पार्टी रिलेशनशिप। इसको इसके करेक्टरिस्टिक के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो इनके साथ ही जुड़ी हुई बातें हैं ये भी साथ साथ समझ आती जाएं। अब यहाँ पे ये आपने फोकस करना है कि जी सबसे पहली ये शर्त, जितने करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये लाजमी है, इनको आप इसेंशियल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कि ये वो चीजें हैं जिसके बगैर कोई भी इवेंट या अरेंजमेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अब टू पार्टी रिलेशनशिप क्या है, टू पार्टी रिलेशनशिप मीन्स कि जो ये एग्रीमेंट होगा एक फॉर द एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, वो दो लोगों के दरमियान होगा। अब इसको अगर मोर अप्रोप्रिएटली और करेक्टली डिफाइन किया जाए तो पार्टी की बजाय हम कह सकते हैं जी टू एंटिटीज। ठीक है, अगर आप इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें कि एंटिटी और पार्टी में भी एक फर्क है। बेसिकली एंटिटी क्या होती है जी, एंटिटी को भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंटिटी मीन्स एनी करेक्टर और person supposed to have rights and duties। देखिए एंटिटी का क्या मतलब है, एंटिटी से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा करेक्टर, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिसके बारे में कानून कहता है या आम तौर पर माना जाता है कि उसके कुछ राइट्स भी हैं और उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। जब हम किसी के बारे में कहते हैं कि आपके कुछ राइट्स हैं और आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है कि इट हैज अ चॉइस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। देखिए जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, कानून पढ़ते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि एग्रीमेंट जो है, जो अरेंजमेंट हुई है, वो किसके दरमियान हुई है। अगर वो दो करेक्टर्स जो हैं, जो दो पर्सनालिटीज हैं, जिसकी जैसे अब इस एग्जांपल में हमने बात की, जहां पर अगर आप देखेंगे तो मिस्टर ए एक करेक्टर है और रॉयल कंप्यूटर एक करेक्टर है। अब रॉयल कंप्यूटर ऑब्वियसली एक बिजनेस नेम है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एंटिटी का लिविंग होना, जिंदा होना, या जिसको नेचुरल आप कहते हैं, वो होना लाजमी नहीं होता।
एंटिटी के अंदर नेचुरल पर्सन तो जरूर आएंगे। ये नेचुरल पर्सन से मुराद ये है कि जो ह्यूमंस हैं, लेकिन इसके अलावा वो वाले करेक्टर्स जिनको हम क्रिएट करते हैं बाय विर्च्यू ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। जैसे एक बिजनेस है, तो एक बिजनेस जो है वो एक अलग एंटिटी मानी जाएगी बनिस्बत उसके ओनर के। यहाँ पे ये थोड़ा सा जरा एक ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है। लॉ के अंदर तो खैर यहीं से अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, पढ़ा जाता है। आपके लेवल पे भी कम से कम इतना अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी वो है जिसके अगेंस्ट आप कह सकते हैं कि इसके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या इवन जो एनिमल्स हैं या दूसरी जो क्रिएचर्स हैं, उनके बारे में हम नहीं कहते कि उनकी कोई दे हैव अ चॉइस टू डू, और या वो उनकी अपनी कोई एक विल है जिसको वो यूज करते हुए अपना डिफरेंट एक्ट्स कर सकते हैं। इसी वजह से मतलब कि कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि जी फलां एनिमल ने ये कर दिया तो उसको हम जो है वो कानून की नजर में हम उसको कोई वो पनिशमेंट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी प्रिवेल्स एंड which says that ke any character or personality is assumed to be a entity which has a right to do, which has a power to do some acts and also at the same time have a choice not to do something। और ये इम्प्लाइडली फिर डिटरमिन करता है कि जो पार्टी जो है, जो एंटिटी है, वो रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकती है। इट मस्ट हैव अ सॉर्ट ऑफ विजडम एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और चूंकि रीजनिंग जो है वो ह्यूमंस के अंदर है, इसलिए हम इनको नेचुरल पर्सन भी कह देते हैं। अब जैसे एक एक शख्स है, उसने अपना जो है वो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर की एग्जांपल ली, ये मैं इसलिए इसके ऊपर इतना ज्यादा आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको एंटिटी का और इन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है हमें। तो जैसे देखिए ना, एक पर्सन है, उसका नाम है बी, उसने एक लैपटॉप की शॉप खोली हुई है, जैसे हमने ये एग्जांपल ली, और उसका जो है वो बिजनेस का नेम उसने रखा हुआ रॉयल कंप्यूटर। तो रॉयल कंप्यूटर ऑल्दो नॉन लिविंग है, ये कोई लिविंग करेक्टर नहीं है, लेकिन ये एंटिटी बन गया कानून की नजर में बिकॉज ऑफ द पर्सन मिस्टर बी, जो कि एक नेचुरल पर्सन है। so he is exercising the reasoning and all the जो वो कर रहा है उसको एक्सरसाइज कर रहा है अपने पावर्स को, जिसके अंदर वो अरेंजमेंट्स कर सकता है बाय विर्च्यू ऑफ बी कर रहा है। बट कानून की नजर में ये एक अलहदा एंटिटी है। ये क्यों अलहदा से एंटिटी है और इसकी जरूरत क्यों है, ये एक अलहदा टॉपिक है। ये अभी फिलहाल इसमें अगर हम जाएंगे तो वो फिर हमारा फोकस अकाउंटिंग से हट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली शर्त जो ट्रांजैक्शन के बारे में पता चली वो चली कि जनाब टू पार्टी रिलेशनशिप होता है हमेशा। किसी भी अरेंजमेंट के अंदर अगर दो पार्टीज होंगी, दो एंटिटीज होंगी, तो वो ट्रांजैक्शन होगी। ये जैसे अब अगर हम फर्ज कर ले हम कि जी मिस्टर ए ने खुद खुद को ही कहा कि मैं खुद को ही 1 लाख रुपए दूंगा और खुद का ही लैपटॉप बाय कर लूंगा, तो इसके अंदर मिस्टर ए एक सिंगल एंटिटी है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जब ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये अकाउंटिंग के मैंडेट या डोमेन के अंदर फॉल नहीं करती। सेकंड थिंग क्या है जी ट्रांजैक्शन के हवाले से, एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। ठीक है, इन दोनों एंटिटीज के दरमियान क्या होगा, एक्सचेंज होगा इकोनॉमिक रिसोर्स। जैसे इस एग्जांपल के अंदर आपने देखा कि ए ने बी को कहा, रॉयल कंप्यूटर्स को कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा और इसके बदले में आप मुझे कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे। तो ये टू पार्टी रिलेशनशिप में दो एंटिटीज हमने पढ़ ली। उस इस गिवन एग्जांपल के अंदर ए और रॉयल कंप्यूटर जो है वो दो पार्टीज हैं। एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स क्या हो रहा है जी इनके अंदर, ए जो है वो जैसे मैंने इधर बनाया है, ए जो है वो कैश दे रहा है विच इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, और बी उसके बदले रॉयल कंप्यूटर्स के बदले में उसको क्या दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है। थर्ड थिंग, इनफ्लो एंड आउटफ्लो
फॉर बोथ पार्टीज। ठीक है, मैं अब यहाँ पर जानबूझकर एंटिटी का वर्ड यूज नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा सा लीगल सेंस क्रिएट हो जाती है, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम इसको सिंपल रखते हैं। जो ऊपर मैंने बताया दैट वाज द फॉर द पर्पस के, जो आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर बोथ पार्टीज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो दोनों एंटिटीज या दोनों पार्टीज उस ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन दोनों के लिए ही कोई ना कोई चीज, एक चीज आएगी और एक चीज जाएगी। इसका मतलब हुआ कि दोनों के लिए एट द सेम टाइम एक इनफ्लो भी होगा और एक आउटफ्लो भी होगा। अब जैसे ये देखिए मिस्टर और ये आ गया रॉयल कंप्यूटर्स। ठीक है जी, रॉयल कंप्यूटर्स। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा बना लेते हैं, यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो। इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में लाजमी होगा कि एक चीज मिस्टर ए के पास आ रही होगी। इनफ्लो का मतलब जो चीज आ रही है और आउटफ्लो का मतलब जो चीज जा रही है। मिस्टर ए के पास क्या आ रहा है जी? लैपटॉप। और आउटफ्लो इसका क्या है? कैश, ₹100,000। ठीक है, रॉयल कंप्यूटर का इनफ्लो क्या है? कैश, ₹100,000। और आउटफ्लो क्या है इसका? लैपटॉप। यहां से हमें पता चलता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर हर पार्टी का एक इनफ्लो होगा और एक आउटफ्लो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने लाजमी समझना है। अगर नहीं समझ आएगी तो इसको फिर एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसी की बेस पर सारी अकाउंटिंग का रूल चलेगा। अकाउंटिंग बुनियादी तौर पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही थी, तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त इनफ्लो और आउटफ्लो का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लें कि उसकी बैकबोन है, जिसके बगैर आप इसको अच्छे तरीके से अकाउंटिंग को नहीं कर सकते। तो तीसरी चीज जो हमने बनाई वो बनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो। चौथी चीज, चार चीजें होंगी जी लाजमी। राइट एंड ड्यूटी एस्टेब्लिशमेंट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये जो इनफ्लो है ये बेसिकली एक राइट टू रिसीव बन गया। राइट टू रिसीव बन गया मिस्टर ए के लिए, और जो चीज इसने देनी है वो क्या बनेगी? ड्यूटी टू पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी इस एलिमेंट को भी समझने में। देखिए मिस्टर ए, मैं दोबारा इधर लिखता हूँ, और रॉयल कंप्यूटर। अब देखिए मिस्टर ए का जो इनफ्लो है इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ राइट टू रिसीव। इसका राइट बन गया। राइट का मतलब ये कि जिसका एक हक बन गया। ये बाइंडिंग है अब मिस्टर रॉयल कंप्यूटर के लिए कि वो इसको ये चीज देगा। अब ये बाइंडिंग आप कानूनी नजर में कह लें, इखलाकी तौर पे कह लें, या किसी भी सेंस में भी कह लें, क्योंकि वो फिर हम अगर उसका राइट टू रिसीव को स्पेसिफिक लॉ की लैंग्वेज में लेके जाएंगे तो उसमें फिर अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। उसकी जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल क्या होता है, देखिए दो लोगों ने एक एग्रीमेंट कर लिया, आपस में एक अरेंजमेंट कर ली, कंसेंसस कर लिया। जो चीज एक पार्टी के पास आनी है दैट इज द राइट टू रिसीव ऑफ दैट पार्टी। इसी तरह से इसका देखा ना, राइट टू रिसीव क्या है? इसका राइट टू रिसीव है लैपटॉप। इसी तरह से इसकी एक इसके बदले में एक ड्यूटी टू पे ये बन गई। ये क्या है? इसका आउटफ्लो। अब ड्यूटी टू पे इसकी क्या है? कैश, ₹100,000। ठीक है, इसी तरह से रॉयल कंप्यूटर का इनफ्लो या राइट टू रिसीव क्या है? वो है जी कैश, ₹100,000। और इसकी ड्यूटी टू पे क्या है जी? लैपटॉप। यहां से आप इसको, अब हम मजीद इसको लिंक करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ, यानी जो हमने इकोनॉमिक रिसोर्स का पढ़ा था, कि ये जो राइट टू रिसीव है इट मींस राइट टू रिसीव एन इकोनॉमिक रिसोर्स, एन इकोनॉमिक रिसोर्स, एंड ड्यूटी टू पे एन इकोनॉमिक रिसोर्स। ठीक है, तो यहां से अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये इकोनॉमिक रिसोर्स का कॉन्सेप्ट हमने क्यों पहले पढ़ा, और ट्रांजैक्शन जो है उसका ये एक इंटेग्रल पार्ट है। तो चार चीजें होंगी जी, रिवाइज कर लेते हैं इसको।
ट्रांजैक्शन के लिए 4 चीजें होनी लाजमी है। सबसे पहली टू पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है। सेकंड है जिसका एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, थर्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर बोथ पार्टीज, दोनों के लिए होगा। फोर्थ ड्यूटी टू पे एंड राइट टू रिसीव एंड इकोनॉमिक रिसोर्स फॉर बोथ पार्टी, दोनों के लिए होगा। तो ये होगी जी ट्रांजैक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं जी। एक शख्स ने मिस्टर ए, एग्जांपल करते हैं, मिस्टर ए agreed to pay for Mr. B for cash ₹500। मिस्टर ए ने बी को कहा जी मैं आपके लिए दुआएं करूंगा, आप मुझे 500 रुपए दें, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिए ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। तो मिस्टर ए, अब अगर हम इन चारों का जो हमने कंडीशंस बनाई थी कि ये एसेंशियल्स हैं, ये उसके प्री रेक्विजिट्स हैं, इसके बगैर ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी। तो सबसे पहला था जी टू पार्टीज, वो क्लिक हो गया, ओके। दो पार्टीज हैं जिसमें कौन कौन सी, ए एंड बी। एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। अब ये जो कैश है ये तो इकोनॉमिक रिसोर्स है, लेकिन ये जो ए ने उसको कहा जी मैं आपके लिए दुआएं करूंगा, मैं आपके लिए जनाब ये फलां चीज करूंगा, प्रेयर्स करूंगा, तो ये इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है। तो ये वाला टेस्ट ये फेल कर गया। इसका मतलब ये कि ये ट्रांजैक्शन नहीं है। और अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर क्या है, ये अकाउंटिंग इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, ये अकाउंटिंग का टॉपिक नहीं बनेगा। अब हम इसको ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो है ना हमारी प्रैक्टिस यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर देखें, ये भी आपने जहन में रखना है कि जो प्रैक्टिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के बगैर आप अकाउंटिंग नहीं समझ सकते, ना कर सकते। हर नॉलेज की तरह प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी होती है, लाजमी होती है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अच्छा आपकी ग्रिप बनती जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये प्रैक्टिस के स्पेल में कोई एरर हो तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे और लग रहा है शायद सी की बजाय एस हो में भी। लें जी, अब मैं यहाँ से जरा एक फाइल ले लूं। चलिए जी, ये आ गई जी हमारे पास एक प्रैक्टिस। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए प्रैक्टिस, मैं अगेन कह रहा हूँ, प्रैक्टिस के बगैर हम काम नहीं कर सकते, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती। तो दो बातें पहले हमने उनके ऊपर फोकस करना है। एक है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, दो बातें हैं ट्रांजैक्शन के लिए और सॉरी अकाउंटिंग को समझने के लिए। फर्स्ट इज दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, ये आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है इसकी कि इसमें इकोनॉमिक रिसोर्स कौन से हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन वैलिडिटी के वो ट्रांजैक्शन है, इसी को अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जो है फाइल आपको लिंक में मिल जाएगी, अवेलेबल है, आप इसको करेंगे। पहले एक एग्जांपल आप मेरे साथ करें और आप भी नोटपैड के ऊपर ये इसको सॉल्व करें। सबसे पहली एग्जांपल आ गई जी हमारे पास। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जी? रिक्वायरमेंट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो, एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रांजैक्शन। ये दो बातें हैं जी, ठीक है। ये समझ लें इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो मिस्टर अहमद purchased, example 1.01, Mr. Ahmed purchased a car from market and paid ₹500,000 to the shopkeeper। अहमद साहब ने जनाब 5 लाख रुपए की
एक गाड़ी ली है शॉपकीपर से। तो सबसे पहला इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर है, ये टेबल आपने इस तरह से बनाने हैं, ये जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप टू पार्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे, टू पार्टी रिलेशनशिप। जब आप ट्रांजैक्शन को की चेकलिस्ट बनाएंगे, उसकी वैलिडिटी देख रहे होंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर दो एंटिटीज हैं। फर्स्ट इज दी मिस्टर अहमद, ठीक है। सेकंड शॉपकीपर, उसका कोई भी नाम हो सकता है, शॉपकीपर। तो ये आगे जी इसकी, यहाँ पे आपने साथ ये भी लिखना है जी पार्टीज, ठीक है। तो ये पहला उसका टेस्ट हो गया जी ट्रांजैक्शन का। दूसरा क्या है, दूसरा था एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। तो एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स इसके क्या है जी, मिस्टर अहमद क्या देगा जी इनको, कैश, और शॉपकीपर क्या देगा इनको, कार। इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। तो इनफ्लो क्या है जी इसका, मिस्टर अहमद का कार, और आउटफ्लो क्या है, कैश। शॉपकीपर का इनफ्लो क्या है, कैश, और आउटफ्लो क्या है, कार। तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन होगा। ये अब आपने इसके अंदर देखें आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दो लोगों के दरमियान एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने एग्री किया है, दोनों को अलग-अलग हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी एग्जांपल, मिस्टर अहमद सोल्ड एग्जांपल 1.02, मिस्टर अहमद सोल्ड कार फॉर रुपीज 600,000 टू मिस्टर अली। मिस्टर अहमद ने गाड़ी बेच दी मिस्टर अली को। अब हमें इसके बारे में तय करना कि क्या ये ट्रांजैक्शन है या नहीं। तो आप अभी ये करेंगे कि इसको पॉज करके इस लेक्चर को, तो इसको सॉल्व करेंगे 1.02 को, और उसके बाद फिर जो मैंने सॉल्यूशन दिया होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, आप इसको चेक करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इसका जो फॉर्मेट है वो चले सेम रखते हैं। द फर्स्ट पार्टी इज दी मिस्टर अहमद, ठीक है, मिस्टर अहमद। सेकंड इज दी मिस्टर अली। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है इनके पास जो इन्होंने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने, मिस्टर अहमद कार देंगे और मिस्टर अली कैश देंगे, ठीक है। इनफ्लो क्या है मिस्टर अहमद का, कैश, और आउटफ्लो क्या है, कार। मिस्टर अली का इनफ्लो क्या है, कार, और आउटफ्लो क्या है, कैश, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1.02। दो चीजें हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट इज द इकोनॉमिक रिसोर्स एंड सेकंड इज द ट्रांजैक्शन वैलिडिटी। तो आप बेसिकली ट्रांजैक्शन वैलिडिटी ही कर लेंगे तो वो आपकी इकोनॉमिक रिसोर्स भी उसी का पार्ट बन जाएगा। तो अब थर्ड एग्जांपल करते हैं। अगेन आपने इसको खुद सॉल्व करना है, मैं आपके साथ इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप जो हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें। प्रैक्टिस के बगैर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। दो पार्टीज हैं जी इसके अंदर। फर्स्ट इज दी मिस्टर अहमद, ठीक है, मिस्टर अहमद। सेकंड इज दी एम्प्लॉय सेल्स, एग्जांपल 1.03, मिस्टर अहमद पेड हिज एम्प्लॉय सैलरी रुपीज 10,000। तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉय का नाम नहीं दिया गया तो हम सिंपल उसको एम्प्लॉय लिख देते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर उसका कोई नाम है जैसे मिस्टर सर्वर या जो भी। अब देखिए आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपस में कौन सी ट्रांजैक्शंस को ये एक्सचेंज करेंगे, कौन सी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सचेंज करेंगे। मिस्टर अहमद किस चीज को बेसिकली एक्सचेंज करेंगे, कैश को। कैश देंगे, इसके बदले में एम्प्लॉय इनको क्या देगा, सर्विसेज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। जरूर ये चीज भी हमने डिस्कस की थी कि जो गुड्स जो रिसोर्सेज होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शक्ल में हो सकते हैं। इसका इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है जी, मिस्टर अहमद का इनफ्लो है जी सर्विसेज, ठीक है, और इनका आउटफ्लो है जी कैश। इनका इनफ्लो है जी कैश एम्प्लॉय का, और आउटफ्लो है जी सर्विसेज। ले एक और एग्जांपल करते हैं 1.04।
नरेशन पढ़ता हूँ, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसको डिस्कस करके, इसी तरह से आप भी पढ़ के पहले अपने जहन में इसको डिस्कस करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। जहां समझ ना आए वहीं पे रुके, उसको अंडरस्टैंड करें सोल्यूशन के साथ, कहाँ एरर आ रहा है। स्टिल कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। एग्जाम्पल 1.04, मिस्टर अहमद परचेज फूड आइटम्स ब्रैकेट bread, meat, tea, etc. worth rupees 5,000 on credit from shopkeeper. अब यहाँ आपने थोड़ा सा इसको समझना है। देखिए ट्रांजैक्शंस की जो है वो डिफरेंट नेचर जो है वो बन रही है। पहली जो हमने ट्रांजैक्शन देखी थी उसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जो पहली ट्रांजैक्शन बनी थी, देखिए उसके अंदर कैश इन्वॉल्व था, सेकंड के अंदर भी कैश इन्वॉल्व है, थर्ड के अंदर भी कैश इन्वॉल्व है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टी आ गई हमारे पास मिस्टर अहमद एंड सेकंड इज द शॉपकीपर। ठीक है, मिस्टर अहमद को क्या चीज इन्होंने पे करनी है, इन्होंने एक्चुअली कैश पे करना है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये ऑन क्रेडिट। अब ऑन क्रेडिट का क्या मतलब, ऑन क्रेडिट का मतलब ये कि ये उन्होंने उधार पे लिया है माल, उधार पे एक्सचेंज किया है। उधार का मतलब ये है कि वो उसको कुछ हफ्ते के बाद, हफ्ता 10 दिन, जो भी उनके दरमियान एक टाइम पीरियड तय हुआ है, वो उस टाइम पीरियड के अंदर उनको उसको पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें उसने, मिस्टर अहमद ने एक्चुअली तो कैश देना है शॉपकीपर को, लेकिन अभी वो कैश नहीं दे रहा, अभी वो क्रेडिट कर रहा है। अब क्रेडिट का मतलब ये कि वो उधार कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रॉमिस टू पे। इसने अपना वादा, या जैसे हम कहते हैं ना हमने जबान दे दी, हमारा ट्रस्ट। देखिए आपका ट्रस्ट भी एक अल्टरनेटिव होता है इकोनॉमिक रिसोर्स का, क्योंकि आपने अल्टीमेटली तो इकोनॉमिक रिसोर्स कैश में देना है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सेटलमेंट है ट्रांजैक्शन की, जो एक्सचेंज होना है, उस एक्सचेंज के अंदर एक पार्टी जो अपने से रिलेटेड ड्यूटी टू पे इकोनॉमिक रिसोर्स है, उसको सेम टाइम पे नहीं कर रही है, लेटर ऑन टाइम पे कर रही है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो उसको दे रहा है वो क्या है, प्रॉमिस टू पे। ये वादा कर रहा है उसके साथ। शॉपकीपर इसके बदले में उसको क्या देगा जी, फूड आइटम। ठीक है जी। तो जो प्रॉमिस टू पे है दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। बिल्कुल, क्योंकि जो चीजें हम उधार पे लेके आते हैं उसके पीछे एक एतमाद है। अगर आपको किसी जगह से उधार नहीं मिल रहा तो इट मीन्स यू डू नॉट हैव द ट्रस्ट ऑफ अदर्स अपॉन यू। अब इसका इनफ्लो क्या है, इसका इनफ्लो है फूड आइटम, और इसका आउटफ्लो क्या है, प्रॉमिस टू पे। ठीक है, इसका इनफ्लो क्या हो गया, प्रॉमिस टू रिसीव। ठीक है, प्रॉमिस टू रिसीव, और इसका आउटफ्लो हो गया फूड आइटम्स। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके जहन में कि जी ये प्रॉमिस टू रिसीव जो शॉपकीपर ने लिया ये कौन सा इकोनॉमिक, इसकी शक्ल क्या है, ये तो सिर्फ उसने बाय वर्ड्स कहा है मिस्टर अहमद ने। तो इसको थोड़ी देर के लिए ना एक मैं आपको एक और एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इंशाल्लाह तो आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी, होपफुली आ गई होगी, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए फर्ज कर लेते हैं कि मिस्टर अहमद ने शॉपकीपर को कहा कि अभी मुझे आप फूड आइटम्स दे दो, अभी मेरे पास कैश नहीं है। अभी मैं इसको ना यहाँ पे करता हूँ, ये देखिएगा आप, मिस्टर अहमद, ठीक है, एंड सेकंड इज द शॉपकीपर, इसको मैंने एस के लिखा। मिस्टर अहमद कहता है शॉपकीपर को कि भाई अभी मेरे पास कैश नहीं है और मुझे फूड आइटम्स चाहिए। तो शॉपकीपर कहता है ठीक है जी, आप इसके बदले में मुझे अपना कोई और इकोनॉमिक रिसोर्स दे दें। तो मिस्टर अहमद कहते हैं जी आप मेरा मोबाइल रख लें, ठीक है, ये मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ, इसके बदले में मुझे फूड आइटम्स दे दें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब मैं आपको कैश दे दूंगा
4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, ये जो भी उनके दरमियान पीरियड तय हुआ है, तो तब आप मुझे मेरा मोबाइल वापस कर देंगे और क्या करेंगे, कैश मेरे से ले लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मोबाइल वो इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है जो बजाते खुद एक्सचेंज हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो मोबाइल है दैट इज अ पॉइंट ऑफ ट्रस्ट या गारंटी, कि अगर मैंने आपको कैश ना दिया तो आपके पास ये मेरी चीज पड़ी हुई है, यू कैन गो टू द मार्केट और इसको सेल करके आप अपना कैश ले सकते। तो इसी मोबाइल की बेस पर उसने उसको फूड आइटम्स दे दी। अब यही चीज है कि इस मोबाइल को आप रिप्लेस कर लें प्रॉमिस टू पे। तो प्रॉमिस टू पे जिस तरह से मोबाइल देके आपने आइटम्स उधार ले ली, जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे तो वो आपको वापस मिल जाएंगे, आपकी आइटम वापस मिल जाएगी। तो सेम वे में ऐसे ही होता है कि ये जो प्रॉमिस टू पे है दैट इज अ काइंड ऑफ एज्यूम्ड इकोनॉमिक रिसोर्स। आप इसको एज्यूम्ड कह सकते हैं, फिक्टिशियस भी कह सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये क्लैरिटी आई होगी, नहीं आई तब भी बताइएगा। अगली एग्जांपल है जी 1.05। मिस्टर अहमद रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹10,000 फ्रॉम वेस्ट। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये उसको बिल आया और इसने बिल को पे भी कर दिया। तो अगेन अहमद, मिस्टर अहमद इज दी वन पार्टी, लेस को जो बिल भेज रहा है दैट इज द सेकंड पार्टी। ये क्या पे करेंगे, कैश, और ये इलेक्ट्रिसिटी। इसके बदले में इनको क्या इकोनॉमिक रिसोर्स मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इस इनका इनफ्लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड आउटफ्लो इज दी कैश। सेम इनका ऑपोजिट होगा। ये चीज भी अब आपने आइडेंटिफाई होपफुली कर ली होगी कि जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है दोनों पार्टीज का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है एक दूसरे से, एंड आउटफ्लो इसका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आ जाए जी एग्जांपल 1.06। मिस्टर अहमद परचेज स्टेशनरी आइटम्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम शॉपकीपर। अगेन मिस्टर अहमद is the one party, shopkeeper is the second party। ये क्या इकोनॉमिक रिसोर्स देगा, कैश। ये क्या देगा जी, स्टेशनरी आइटम्स, पेंसिल्स, रबर, इरेजर, बुक्स, नोट पैड, जो भी शॉप स्टेशनरी आइटम्स हो सकती है, कैलकुलेटर्स। अब इसका इनफ्लो क्या है जी, स्टेशनरी आइटम्स, और इसका आउटफ्लो हो गया कैश। इसका इनफ्लो कैश और इसका आउटफ्लो स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल 1.06 होगी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा ये आ गया, अब डबल एंट्री शुरू हो गई। तो ये हमारे पास आ गया जी, हमने इसकी एग्जांपल्स को कर लिया। ठीक है, इसको मैं सेटिंग कर दूं जरा। तो यहाँ तक आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो होता है ना हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जी ये वैलिड ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं जरा इनलार्ज कर दूं, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। और तो यहाँ पर एग्जाम्पल कर ली हमने, दो बातें हमने यहाँ पर निकाल ली थी। फर्स्ट वाज द रिक्वायरमेंट, फर्स्ट वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैलिडिटी। चार चीजें उसके अंदर हमें देखनी थी। चार चीजें कौन सी थी जी, जो हमने पढ़ी कि ये ट्रांजैक्शन के इसेंशियल्स हैं, इनमें से सबका एट द सेम टाइम होना लाजमी है। टू पार्टी रिलेशनशिप, exchange of economic resource, inflow and outflow for both parties, और duty to pay and right to receive an economic resource establish हो जाता है दोनों पार्टीज के लिए। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा, प्रैक्टिस कर ली हमने ट्रांजैक्शन की। अब
ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा जी अकाउंटिंग को। अब हम समझेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए दो बातें हमने समझ ली और पढ़ ली। एक थी जनाब, एक सेकंड में अगर इसको इसकी सेटिंग कर दूं। चलो चलो दो बातें अकाउंटिंग में हमने पढ़ी थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अकाउंटिंग दो चीजों के ऊपर बेस करती है, इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ट्रांजैक्शन। अब आपने थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करनी है, एक और हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर इसको मजीद अब, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश मैंने की है कि क्लियर हो जाएं, तो ये दोनों ही अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने में बड़े हेल्पफुल है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करें अगेन। अपने आपके पास एज अ स्टूडेंट जोन जोन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको लिस्ट डाउन करें कागज के ऊपर, नोट पैड के ऊपर। कोशिश करें 10 जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, जो आप एज अ स्टूडेंट उसको यूज कर रहे हैं, उसको लिखें। तो यहीं पे आप प्लीज पॉज कीजिए और लिखिए, मैं आपको फिर डिस्कस कर। तो कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो सकते हैं जी एज अ स्टूडेंट? आपकी बुक्स इकोनॉमिक रिसोर्स है जी, बाइक इकोनॉमिक रिसोर्स है, मोबाइल ठीक है इकोनॉमिक रिसोर्स है, स्टेशनरी आइटम्स कैलकुलेटर, पेंसिल्स, स्टेपलर, नोटपैड, रजिस्टर्स। फिर आ गए हाउस, घर जहां आप रहते हैं, क्लोथिंग ठीक है, मेडिसिन, खुदा ना खासा हम बीमार हो जाए तो हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। नंबर 8 में आ गया हमारे पास साइकिल, बाइक हमने ऊपर ले ली, व्हीकल एक ही वैसे बात है। नंबर 9 फूड आइटम्स ठीक है। नंबर 10 वाटर, जूसेस, मिल्क। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक रिसोर्स। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो इंसानी नीड और उसकी वांट को पूरा करते हैं। ट्रांजैक्शन जो है ये बुनियादी तौर पर इस चीज का टॉपिक है कि जहां पर एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स हो रहा होगा और हमारे पास उसकी 4 कंडीशंस हैं, प्रोमिनेंट 4 कंडीशंस वो पूरी होनी चाहिए। तो हमने अभी तक ये प्रैक्टिस कर ली, अब हम मूव ऑन करेंगे अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है।